आज से हम लोग फिजिक्स का चैप्टर, एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। एंड हम लोग इसके पिछले वाले चैप्टर में हम लोग काइनेमेटिक्स में लॉज, रेस्ट एंड मोशन के बारे में देख चुके थे, सारे इक्वेशंस वगैरह भी हम लोग देख चुके थे। तो ये न्यू चैप्टर आज से है। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद हम लोग फिर सर्कुलर मोशन, वर्क, पावर, एनर्जी, सेंटर ऑफ मास, इस वे में हम लोग पढ़ेंगे। एक्चुअली में ये जो वीडियो है हम लोग जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं, मैं बना रहा हूँ। जो ज़्यादातर इस पर आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस ही करवाया जाएगा, कुछ कुछ थ्योरी। एक्चुअली में मैकेनिक्स में थ्योरी तो होती नहीं है, तो कुछ कुछ जो होगा मैं बताऊँगा यहाँ पे, और ज़्यादातर हम लोग यहाँ पर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ और, जो आगे आने वाले सेशन में जितने भी वीडियो होंगे आपका 20 से 30 मिनट के होंगे पर वीडियो। ओके, सो आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगा आप यहाँ कमेंट कर सकते हो, जो भी डाउट होगा आप पूछ सकते हो। सो चलिए हम लोग आज से स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हम लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा था। आखिर मोशन, लॉज ऑफ मोशन क्या होते हैं ऑलरेडी पढ़ा था, बट आज हम लोग एक अलग वे में पढ़ेंगे। देखते हैं। तो फर्स्ट लॉ, इसमें 3 लॉ न्यूटन साहब ने 3 लॉ दिए थे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला था कि अगर किसी भी बॉडी पर फोर्स लगेगा, या तो बॉडी मूव कर रहा होगा या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, तब तक मूव कर रहा होगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगे नहीं, तब तक मूव करते रहेगा। मतलब कहने का मतलब है, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग आपका जो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ का मतलब इसके अकॉर्डिंग मतलब कि बॉडी का जो या तो स्टेट पे होगा, जो पोजीशन के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो उसके अकॉर्डिंग मैं बोल सकता हूँ कि उस बॉडी का जो स्टेट होना चाहिए वो आपका रेस्ट पे होगा, है कि नहीं? या तो रेस्ट पे होगा, या मैं बोल सकता हूँ कि उसका स्टेट क्या होगा, या तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। अच्छा, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन का मतलब कि कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन, कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन। अब यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म मीन्स कि कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन का मतलब, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये हो सकता है कि सेम डायरेक्शन एंड सेम स्पीड, एंड कांस्टेंट स्पीड बोल सकते हैं या सेम स्पीड बोल सकते हैं। मतलब कि अगर किसी भी बॉडी का स्टेट या तो रेस्ट पर हो या तो यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा हो। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, कब तक? जब तक कि कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगे नहीं। दैट इज द फर्स्ट लॉ। इफ अ बॉडी is in a state of rest or a state of uniform motion, it will continue until and unless if external force is applied। यही तो है आपका फर्स्ट लॉ। अब बात यहाँ पर होती है कि यहाँ पर दो चीजें हैं, एक रेस्ट है, एक यूनिफॉर्म मोशन है। अब कोई बॉडी का स्टेट रेस्ट पर हुई, हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे? अच्छा, रेस्ट का मतलब तो आप जानते ही होंगे। रेस्ट का मतलब कि बॉडी, या तो बॉडी का जो स्टेट होगा रुका हुआ रहेगा, इट्स अ नेचुरल स्टेट बोल सकते हैं। नेचुरल स्टेट होगा या इट विल नॉट मूव, है कि नहीं? इट डज नॉट मूव, है कि नहीं? हम लोग काइनेमेटिक्स में जान पढ़े थे रेस्ट के बारे में। तो रेस्ट मीन्स कि नेचुरल स्टेट या इट डज नॉट मूव।
अब यहाँ पर एक चीज बात है, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग कि या तो रुका हुआ रहेगा या तो यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा होगा। तो यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा होगा तो हम लोग यहाँ पर रेस्ट के बारे में देखते हैं। रुका हुआ है, ये बॉडी रुका हुआ है, हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि बॉडी रुका हुआ है? और चल रहा है तो हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि चल रहा है कि नहीं? या तो अकॉर्डिंग टू NLM फर्स्ट लॉ, if a body is in rest or uniform motion, how can we decided कि if body is in rest and uniform motion? So it will decided by the frame of reference. हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिसाइड करेंगे, फ्रेम ऑफ किसी के रिस्पेक्ट में लाएंगे, किसी के पोजीशन किसी के रिस्पेक्ट में लाएंगे, उसको जज करेंगे कि क्या इसकी बॉडी का स्टेट कैसा है कि नहीं? हम लोग रेफरेंस फ्रेम से डिसाइड कर सकते हैं कि बॉडी रेस्ट पर है या मूव कर रहा है। तो मूवमेंट ऑफ द बॉडी एंड स्टेट ऑफ रेस्ट विल डिसाइडेड बाय द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में जानते हैं। तो एक चीज याद रखना है कि कौन रुका हुआ है, कौन चल रहा है, कौन मूव कर रहा है, ये हम लोग डिसाइड किससे करेंगे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस से करेंगे। ओके, अब जैसे मान लो, मैं आता हूँ, तो मान लो कि एक वेन है, आपकी गाड़ी है यहाँ पे है, इसमें आप चक्का लगा दो भाई। ओके, मैंने चक्का लगा दिया और ये जो गाड़ी जो है आपका, ये आपका एक्सेलरेटेड है, ओके, चल रहा है, वेलोसिटी चेंज होते जा रही है। अब इसके अंदर में श्री राम जी को आप बैठा दो, मान लो कि ये ज्योति साहब है, एक ऑब्जर्वर यहाँ बैठा हुआ है, और इसके छत से मान लो कि यहाँ से एक पेंडुलम लटका हुआ है, और ये बॉडी भाई एक्सेलरेटेड है। बॉडी क्या है? ये मतलब ये जो वेन जो है आपका एक्सेलरेटेड है। अभी एक्सेलरेटेड है तो एक चीज बताओ, इसके हिसाब से इसके अंदर बैठा हुआ है, चूंकि बस आपका जो एक्सेलरेटेड है, तो इसके द्वारा इसने इस पर क्या देखा, आपका एक पेंडुलम लटका हुआ है, तो इस पर कितने फोर्सेस लगेंगे? एक तो ऊपर में टेंशन लगेगा, नीचे mg लगेगा। इसको तो यही देखेगा कि एक टेंशन लग रहा है, एक mg लग रहा है, दोनों को बैलेंस कर सकता है, यही तो देख सकता है। बट बॉडी क्या है आपका? एक्सेलरेटेड है। अब चूंकि बॉडी एक्सेलरेटेड है, यहाँ इसको यही चीज देख पाया, तो रेस्ट पर कौन है और मूव कौन कर रहा है कि नहीं? कुछ देर के बाद क्या हुआ कि जब बस आगे गई, चूंकि एक्सेलरेटेड है, तो ये पेंडुलम जो था आगे पीछे की तरफ झटका मारा होगा, तो यहाँ आ गया होगा। बट इसको ये पूछ रहा है कि अब यहाँ पर कौन सा फोर्स है कि पीछे आया, इसके हिसाब से कौन सा फोर्स है? एक तो टेंशन mg को बैलेंस कर रहा है, इसके अलावा ये पीछे क्यों आया अपने को पता, इसको पता नहीं। बट ये है क्या जो पीछे आया? ये कौन सा फोर्स है, किस फोर्स की वजह से पीछे आया? क्या इसको दिखेगा? नहीं दिखेगा। दिखेगा पीछे जा रहा, बट फोर्स पता नहीं। अब एक चीज यही है, बाहर में एक बंदा बैठा हुआ है, मान लो कि एक और बैठा हुआ है भाई साहब, इसका भी कोई ना कोई एक रेफरेंस फ्रेम होगा, बट इसने देखा इसको इसके हिसाब से कि भाई बस तो आगे की तरफ जा रही है, नीचे में इसको तो नॉर्मल टेंशन mg का दिख ही जाएगा, इसको दिख ही जाएगा, बट ये आगे की तरफ गया, पीछे में फ्रिक्शन फोर्स की वजह से पीछे में तरफ स्लैग कर गया। बट एक चीज यहाँ से देखने वाली बात है कि इसके हिसाब से जो ये जो है जो है ये जो पेंडुलम जो था, पेंडुलम पर जो फोर्स आ रहा था वो पीछे में आया, बट इसको क्या यहाँ से बैठा हुआ जो आदमी है, इसके अंदर जो बैठा हुआ जो आदमी है, इस पर जो फोर्स लग रहा है, तो क्या यहाँ से NLM न्यूटन लॉ ऑफ मोशन लगा सकता है? नहीं लगा सकता है। बट इसके हिसाब से अपने को पता है कि अगर कोई बॉडी रुका हुआ रहेगा और कोई बॉडी चल रहा होगा, ये कैसे डिसाइड होगा? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस से डिसाइड होगा। बट
इसके हिसाब से ये पीछे की तरफ गया, बट ये डिसाइड नहीं कर पाया कि किसकी वजह से कौन सा फोर्स लगा। और एक्चुअली हमको पता है, एक चीज़ पता होना चाहिए कि कोई भी हम लोग न्यूटन, कोई भी अगर बॉडी मूव कर रहा हो, एक्सेलरेटेड हो, तो वहाँ उसके फ्रेम में जाके न्यूटन लॉ ऑफ मोशन नहीं लगा पाएंगे। यानी कि अगर कोई बॉडी एक्सेलरेटेड, कोई बॉडी रोटेटिंग हो या एक्सेलरेटिंग हो, वहाँ से हम लोग न्यूटन लॉ ऑफ मोशन नहीं लगा पाएंगे। तो एक चीज़ तो कंफर्म हो गई कि इसके हिसाब से ये तो होगा नहीं। ये आपका कैसा है? एक्सेलरेटेड रिफरेंस फ्रेम। ये आपका क्या है? एक्सेलरेटेड रिफरेंस फ्रेम है, बस आपका एक्सेलरेटेड है। तो एक चीज याद रखना कि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन इज नॉट वैलिड फॉर एक्सेलरेटिंग एंड रोटेटिंग रिफरेंस फ्रेम। तो ये तो भाई साहब न्यूटन लॉ ऑफ लगा नहीं रहा, ओके। बट इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो बस जा रही है, ये आपका क्या है? रुका हुआ है। ये क्या है आपका? ये आपका रेस्ट पर है। अगर ये एक्सेलरेटर है तो ये नॉन एक्सेलरेटिंग है। ये आपका कैसा रिफरेंस फ्रेम है? ये आपका है नॉन एक्सेलरेटेड रिफरेंस फ्रेम है। तो यहाँ से नॉन एक्सेलरेटिंग है, तो इसके रिस्पेक्ट में न्यूटन लॉ ऑफ मोशन लगा सकता है कि नहीं? तो एक चीज याद रखना, बता रहा हूँ मैं, इसको थोड़ा ऊपर में रफ करता हूँ। इसका मतलब क्या कि जो इसके अंदर बैठा हुआ है वो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन नहीं लगाएगा। क्यों नहीं लगाएगा? कि यह, चूंकि यह बस जो है आपका एक्सेलरेटिंग है कि नहीं? बस क्या है आपका? एक्सेलरेटिंग है। तो एक्सेलरेटिंग रेफरेंस फ्रेम से आप न्यूटन लॉ ऑफ मोशन नहीं लगा सकते। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ यहाँ से कि एनएलएम, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन आर नॉट वैलिड फॉर एक्सेलरेटिंग एंड इसका मतलब कि अगर कोई बॉडी का रिफरेंस फ्रेम अगर एक्सेलरेटिंग हो और रोटेटिंग हो, तो वहां से आप न्यूटन लॉ ऑफ मोशन नहीं लगा सकते। बट आप एक चीज लगा सकते हो कि न्यूटन, अगर कोई बॉडी या अगर कोई फ्रेम नॉन एक्सेलरेटिंग हो, नॉन एक्सेलरेटिंग नॉन एक्सेलरेटिंग एंड नॉन रोटेटिंग, reference frame are valid valid for एनएलएम। मतलब न्यूटन लॉ ऑफ मोशन किसके लिए वैलिड है? कि कोई बॉडी नॉन एक्सेलरेटिंग हो या नॉन रोटेटिंग हो, उसके लिए वैलिड है। ठीक है। तो एक चीज और यहाँ से निकल के आ गया कि अगर कोई सिस्टम, कोई बॉडी जो होता है, अगर नॉन एक्सेलरेटिंग होता है और नॉन रोटेटिंग होता है, वैसे रिफरेंस फ्रेम को हम लोग इनर्शियल रिफरेंस फ्रेम बोलते हैं। आई बात क्लियर? यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि नॉन एक्सेलरेटिंग एंड नॉन रोटेटिंग reference frame are inertial reference frame, inertial reference frame। इसका मतलब कि हम लोग इनर्शियल रिफरेंस फ्रेम से न्यूटन लॉ ऑफ मोशन लगा सकते हैं। बट कंडीशन क्या है कि आपका बॉडी नॉन एक्सेलरेटिंग हो और नॉन रोटेटिंग हो। तो ऐसा क्या कोई है, सिस्टम है ऐसा कोई जो आपका एक्सेलरेटिंग भी हो
नॉन एक्सेलरेटिंग और नॉन रोटेटिंग वैसा कोई चीज़ है, फ्रेम है, जहाँ से आप बोल सकते हो कि इनर्शियल हो? ऐसा कोई बताओ। ऐसा तो कोई है। अगर मैं बस के रिस्पेक्ट में मैं अगर मैं बोलूँ, ये आपका एक्सेलरेटिंग है, इसके रिस्पेक्ट में मैं बोलूँ, एक्चुअली में ही रेस्ट पर है, बट अगर मैं बोलूँ कि अर्थ मूव कर रहा है तो फिर तो काम गड़बड़ा जाएगा। जब अर्थ ही ऐसा कोई रेफरेंस फ्रेम नहीं है कि आप लगा सकते हो, इसका मतलब कि न्यूटन्स लॉ फर्स्ट लॉ आपका वैलिड ही नहीं है। इसका मतलब तो यही हुआ, ऐसा कोई सिस्टम, ऐसा कोई फ्रेम है ही नहीं जहाँ से आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगा सकते हो फर्स्ट लॉ, क्योंकि अर्थ मूव करे, आप देख लो। तो एक चीज़ और यहाँ से निकल के आ सकती है, क्या चीज़ आ सकती है कि फिजिक्स में एक मानना होता है, आप मान लो तो काम हो जाएगा, आसानी से काम हो जाएगा। क्या होगा देखो, जो भी हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में करते हैं, कोई भी चीज़ अगर फिजिक्स में मानने से काम हो जाता है तो कर लेना चाहिए। अब जैसे मान लो कि अर्थ मूव नहीं कर रहा है, अपने को क्या लगा, हमको सवाल लगाने से मतलब है। और सवाल जैसे मान लो कि एक पार्टिकल को वी वेलोसिटी से फेंक दिए, उसका टाइम कैलकुलेशन हमको करना है, कितना सेकंड के बाद नीचे आएगा, है कि नहीं? और मान लो कि उसमें 10 टू द पावर कुछ कितना इतना सेकंड के बाद आ गया, 10 सेकंड के बाद आ गया, फिर हम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन लगा लेते हैं एक्सपेरिमेंटल सेटअप रख के, और दोनों से टाइम में कुछ ना कुछ एरर आएगा, कुछ ना कुछ आएगा, कम आएगा, बट अपने को सवाल लगाने से मतलब है, सवाल लग जाना चाहिए, बट मान लेने पर ही सवाल लगेगा। तो अगर मैं बोलूँ कि अगर मैं क्या बोलूँ कि इफ़ आप बोल सकते हो कि आप एज्यूम कर लो कि अर्थ जो है आपका वो क्या है, आप अर्थ को ही क्या कर लो, आप अर्थ को एज्यूम कर लो कि इनर्शियल रिफरेंस फ्रेम है। अगर मैं अर्थ को इनर्शियल रिफरेंस फ्रेम एज्यूम कर लेता हूँ, ओके, तो जिस रिफरेंस फ्रेम से न्यूटन फॉर एनी रिफरेंस फ्रेम से, किसी भी रिफरेंस फ्रेम से अगर न्यूटन लॉ ऑफ मोशन लग रहा है तो आप लगा लो। तो मैं यहाँ एक चीज़ बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर valid for any reference frame, any reference frame, any reference frame, किसी भी reference frame से न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वैलिड होगा if it is assumed to be inertial। अगर आप इनर्शियल रिफरेंस फ्रेम अगर कोई सिस्टम है, किसी एज्यूम कर लेते हो, तो आप वहाँ से न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगा सकते हो, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। आप एक बार एज्यूम कर लो कि मेरा फ्रेम इनर्शियल है, फिर आप जहाँ से लग रहे हैं आप वहाँ से लगा लो। तब ऑब्जर्वर जो बैठा हुआ था बाहर में, उसके हिसाब से न्यूटन लॉ ऑफ मोशन लगेगा, बट उसके अंदर में जो बैठा हुआ है वो आपका उससे नहीं लगेगा। तो फर्स्ट लुक यही कहानी है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है या तो मूव कर रहा है, बट तब तक मूव करेगा जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स आए नहीं। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं आता है तब तक मूवमेंट उसका होते रहेगा। ये आपका फर्स्ट लॉ है। अब हम लोग आते हैं सेकेंड लॉ पे, ओके।
अब न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है कि किसी बॉडी पर अगर नेट फोर्स जो लग रहा है, ओके, किसी बॉडी पर जो नेट फोर्स लग रहा है, हम लोग ने ही पढ़ा था कि एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, है कि नहीं। अगर मैं बोलूँ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ momentum is rate of change of momentum is equal to net force, ओके। इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, नेट फोर्स हो जाएगा। एक्चुअली में हम लोग ये पढ़े थे, बट एक्चुअली में आपका जो न्यूटन सेकंड लॉ जो होता है आपका, एफ नेट आपका क्या हो जाता है, ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नेट फोर्स। अगर मैं बोलूँ कि आपका पी आपका मोमेंटम जो है एम इंटू वी वैक्टर, मैं यहाँ से करता हूँ, मैं यहाँ से कर रहा हूँ, डी पी वैक्टर बाई डी टी। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नेट फोर्स डी एम वी वैक्टर बाई डी टी। अगर आपका मास अगर कांस्टेंट हो, वो जो एफ इज इक्वल टू ए में तब आता है जब आपका मास कांस्टेंट रहता है। अगर आपका मास कांस्टेंट रहता है, मैं यहाँ से मैं बोल सकता हूँ एम डी वी वैक्टर बाई डी टी, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा एम। अच्छा, ये कब लगेगा, ये कब होगा एम। अच्छा, मैं इसको कभी भी ऐसे मत कर देना, ऐसे मत कर देना, दिस इज नॉट वैलिड फॉर एम डी वी बाई डी टी प्लस वी डी एम बाई डी टी, ओके। ये नहीं होगा भाई, इस सेकंड लॉ में ये नहीं होगा, ये होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर मास कांस्टेंट है। मास कांस्टेंट है तो आप ये लिख सकते हो, यहाँ पर मास वैरी नहीं करवाना है, हम लोग सेंटर ऑफ मास में वैरी करवाएंगे रॉकेट पॉपुलेशन में। तो ये तब वैलिड है जब आपका, ये तब फॉर्मूला यहाँ एफ इज इक्वल टू ए में तब आता है जब एम कांस्टेंट रहता है। अगर वैरी करेगा तो ये नहीं होगा, एक्चुअल में ये होगा, सेकंड लॉ, ओके। अब आ जाते हैं थर्ड लॉ पे। थर्ड लॉ आपका कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपका थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ क्या होता है, हम लोग पढ़े थे न्यूटन थर्ड लॉ में कि एवरी एक्शन हैज इक्वल इन अपोजिट रिएक्शन, है कि नहीं। एवरी क्या, एवरी एक्शन हैज इक्वल इन अपोजिट डायरेक्शन, एवरी एक्शन हैज इक्वल टू अपोजिट डायरेक्शन। मतलब कि थर्ड लॉ जो होता है, इसका मतलब कि यह कैसा फोर्स है, एक्शन रिएक्शन फोर्स है। कैसा फोर्स है, अगर मैं बोलूँ कि इसमें आपका एक्शन जो है, और एक्शन और रिएक्शन क्या है आपका, इक्वल इन अपोजिट रिएक्शन, ओके। इसमें मैं अगर बोलूँ कि एक्शन और रिएक्शन कैसा, एक्शन और रिएक्शन क्या है, इसमें अपने को एक एक्शन और एक रिएक्शन, ये दोनों एक तरह की फोर्स ही है। क्या है, दोनों एक तरह के फोर्स है,
एक्शन और रिएक्शन आपका दोनों तरह के फोर्स है। अगर मैं बोलूँ कि मैंने इस पर 10 न्यूटन मैंने दीवार की तरफ लगाया, तो अगर मैंने इस पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो उधर से भी नेट फोर्स कितना होगा, उधर से भी 10 न्यूटन ही लगाएगा, तो नेट फोर्स क्या होगा, 0 रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? अगर मैंने इस पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो उधर से भी 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा, तो आपका फोर्स लगने से एक्चुअली में दीवार तो मूव की नहीं, करेगी भी क्यों, बट नेट फोर्स क्या हो जाएगा, उधर से भी 10 लगेगा, तो नेट फोर्स आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, अब जैसे मैं बोलूँ कि एक यहाँ पर ब्लॉक है, क्या ब्लॉक है, इस पर एक क्या है, इस पर एक 10 न्यूटन का मैंने फोर्स लगाया, इस ब्लॉक पर मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो इस पर मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो इधर भी 10, इसके द्वारा इस पर 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा, इसके द्वारा भी 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा। तो यहाँ पर नेट फोर्स कितने होंगे, अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर 10 ने कितने होंगे, तो दोनों क्या यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे क्या, 0 हो जाएंगे क्या। अब जैसे मैं बोलूँ कि जैसे यहाँ पर देखो बुक्स है, मैंने यहाँ से इस पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है, मैंने इस पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, नीचे गिर गई, उसने मेरे ऊपर लगाया 10 न्यूटन का फोर्स, तो फोर्स कहाँ गया, एक्चुअली में एक्शन रिएक्शन मतलब कि अगर 10 न्यूटन इस पर लगाएंगे तो 10 न्यूटन मेरे को उधर की तरफ अपोजिट रिएक्शन मिलेगा, उसका भी मिलेगा जवाब, बट मैंने इस पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो उधर से कहाँ गया। इसका मतलब कि अगर मैंने इस पर 10 न्यूटन का फोर्स अगर लगाया होगा बाय मैन ऑन द बुक, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि मेरा फोर्स इससे ज़्यादा होगा और इसका फोर्स मेरे से कम होगा तो गिर सकता है, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है क्या। देखो यहाँ पे अब जैसे मान लो मैंने इस पर 10 न्यूटन लगाया, इसने भी इस पर 10 न्यूटन लगाया, अगर मैं दोनों को अलग अलग देखूं, दोनों को अलग अलग देखूं तो इस पर इधर और मैं इस पर मैं देखूंगा कि इधर की तरफ एक 10 न्यूटन लगा होगा, इधर की तरफ एक फ्रिक्शन आया होगा, अगर ऐसे फोर्स लगाया होगा तो इसको स्लिपिंग ना करे, अगर इसका फोर्स इस 10 न्यूटन से ज़्यादा हो जाए, अगर इस फ्रिक्शन का फोर्स इससे अगर ज़्यादा हो जाए तो स्लिपिंग कर सकता है। और अगर मैं बोलूँ कि इस ब्लॉक पर इधर की तरफ 10 न्यूटन का फोर्स लगा है, तो इधर की तरफ एक फ्रिक्शन भी फोर्स आया होगा, बट दोनों कैंसिल क्यों नहीं हुए, अपने को तो नेट फोर्स 0 करना था, अपोजिट रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन बोल सकते हैं क्या इसको, नहीं बोल सकते, इसीलिए नहीं बोल सकते हैं क्योंकि थर्ड लॉ इज एप्लीकेबल फॉर टू डिफरेंट बॉडी, सेम बॉडी पर ही 10 न्यूटन का फोर्स आप लगा रहे हैं, तो कैसे होगा कैंसिल। इसका मतलब एक चीज़ यहाँ से क्लियर कर मैं बोल सकता हूँ कि थर्ड लॉ जो होता है आपका इज वैलिड फॉर, फर्स्ट पॉइंट यहाँ से आप लिखो कि थर्ड लॉ इज एप्लीकेबल फॉर टू डिफरेंट बॉडीज, टू ओके, थर्ड लॉ इज वैलिड फॉर टू डिफरेंट बॉडीज, सेम बॉडी पर थर्ड लॉ नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि एक्शन, अगर मैं एक्शन दे रहा हूँ 10 न्यूटन तो उधर से रिएक्शन भी आना चाहिए 10 न्यूटन, बट
उसके लिए 2 डिफरेंट बॉडीज होनी चाहिए। आई बात समझ में। अब दूसरा चीज़ है, अब जैसे एक चीज़ और इसमें ऐड करो, दूसरा चीज़ मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे, दूसरा पॉइंट यहाँ पर देखो। अब जैसे मान लो कि एक टेबल है, क्या है, ठीक है, टेबल है, तो मास है, मान इस टेबल पर क्या होगा। अब मैं इसका एबिलिटी चेक करता हूँ, मैं इसमें ऊपर की तरफ क्या होगा, एक नॉर्मल फोर्स लगेगा, नीचे में क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल, एक mg फोर्स लगेगा। क्या ये दोनों, इसका 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 रिएक्शन नॉर्मल है, इस ब्लॉक में नीचे mg लगा तो mg का रिएक्शन नॉर्मल है, क्या ये नॉर्मल हो सकता है, कैसे हो सकता है, नॉर्मल तो है, बट क्या ये भी रिएक्शन फोर्स है, नहीं, नहीं है। नॉर्मल, चूंकि नॉर्मल जो होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, बट mg आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ओके, नॉर्मल आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है, mg आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, फोर्स ही चेंज हो गए भाई साहब। अब यहाँ पर इस वाले ब्लॉक पे, इस वाले ब्लॉक का अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर नॉर्मल जो फोर्स लग रहा है बाय टेबल ऑन ब्लॉक, ध्यान देना, यहाँ से एक सम मैं रियलाइज करूँगा, इस ब्लॉक पे, इस ब्लॉक पे जो फोर्स लग रहा है नॉर्मल फोर्स, वो किसके द्वारा आ रहा है, तो ये आ रहा है बाय ब्लॉक, बाय टेबल, बाय टेबल ऑन ब्लॉक, है कि नहीं। और mg जो हो रहा है, mg कैसे आ रहा है, बाय अर्थ ऑन टेबल, बाय अर्थ ऑन टेबल। तो यहाँ देखो, यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ नॉर्मल बाय टेबल ऑन ब्लॉक, बाय अर्थ ऑन टेबल, टेबल, ब्लॉक, अर्थ, 3 चीजें आ गए भाई साहब, 3 चीजें। और एक चीज पता होना चाहिए कि यह है, यह कैसा फोर्स है, थर्ड लो, एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं, बट यहाँ पर 3 चीजें इज नॉट अलाउड। तो थर्ड लो में आपका एक चीज और यहाँ पर पॉइंट पूछता है घुमा के, कि कभी भी 2 बॉडीज के बीच में तो लगनी ही चाहिए, बट एक्शन रिएक्शन वाला पेयर होना चाहिए, न कि कोई तीसरा चीज भी आना चाहिए। यहाँ पर एक टेबल भी आ रहा है, अर्थ भी आ रहा है, और एक ब्लॉक भी आ रहा है, तो कहाँ से हुआ। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ इज एप्लीकेबल फॉर 2 डिफरेंट बॉडीज, एक्शन रिएक्शन पेयर, एंड 2 चीज के बीच में होना चाहिए, तीसरा चीज उसमें इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल हम लोग टाइप्स ऑफ फोर्सेस, नॉर्मल, टेंशन एंड स्प्रिंग, फ्रिक्शन के बारे में देखेंगे, और उस पर वेज कंस्टेंट और स्ट्रिंग में कंस्टेंट के बारे में देखेंगे, उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम करेंगे। इस पर भी प्रॉब्लम जो होगा एक साथ पढ़ लिए हैं, अब आगे की प्रॉब्लम ही करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग फ्रिक्शन की तरफ बढ़ेंगे। तो कल का जो लेक्चर होगा आपका नॉर्मल पर ही रहेगा, पुली ब्लॉक सिस्टम्स वगैरह, ऐसे ऐसे इस तरह के सवाल होंगे कल के चैप्टर में, मज़ा आएगा कल वाले टॉपिक में। और मैं, और जो भी यहाँ इसमें अगर आपको डाउट हो रहा होगा तो आप लोग पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं आपका रिप्लाई दे दूँगा। तो कल हम लोग देखते हैं यहाँ से। ओके, चलिए आज के लिए बाय, थैंक यू।